जौनपुर के मड़ियाहू की अड़ी पे आज तीसरा डिबेट है और आज जिस तरीके से एक तरफ जहां लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी के 75वें वर्ष पर, इसी को लेकर हम खास बातचीत करेंगे। जिस तरीके से 14 अगस्त को देश का विभाजन हुआ और 15 अगस्त को कहीं न कहीं आज़ादी का पर्व मनाया जाता है 15 अगस्त, इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई वरिष्ठ लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं जो विभाजन हुआ? देखिए, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ साथ एक त्रासदी भी हमको झेलनी पड़ी, विभाजन की त्रासदी। देश में कुछ अलगाववादी ताकतें जिन्होंने धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा करने का जो प्रयास किया, गांधी जी ने भी कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश से होगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि उनको भी इसको स्वीकार करना पड़ा। चाहे वो कहा जाए कुछ लोगों की सत्ता की जिद, या कहा जाए तो कुछ लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति। देश आज़ाद होने के पहले विभाजित हो गया और उसमें हमारे देश के लाखों नागरिक मारे गए, सभी धर्मों के उसमें प्रभावित हुए, पाकिस्तान बना। और इन सब चीज़ों के बीच में जो आज़ादी का उत्सव था 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि 12 बजे, वह कहीं न कहीं थोड़ा फीका हुआ, लेकिन विधि का विधान था, नेताओं का निर्णय था, देश की जनता ने माना। अब आज देश की आज़ादी के आज 76 वर्ष परसों पूरे होने वाले हैं और 75वां वर्षगांठ देश मनाने जा रहा है स्वतंत्रता दिवस का। ऐसे में आज हमारे लोकतंत्र की कुछ चुनौतियां, आज़ादी का यह उत्सव कहीं उसमें खो न जाए, उन चुनौतियों को भी हमको याद करना होगा। देश के सामने अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार के साथ राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, देश में वंशवाद की राजनीति, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक चुनौती के समान है। अगर हम देश को सच्चे अर्थों में, देश के स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जो आज़ादी उन्होंने अपने खून की कीमत पर हमको दिलाई, उस आज़ादी का हम सम्मान करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, तो इस देश को इन चीज़ों से मुक्त किए बिना सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का अर्थ हम नहीं जी पाएंगे। किस तरीके से देखते हैं जब कहीं न कहीं एक तरफ जहां भारत एक समय ऐसा भी था जब कहीं न कहीं उसकी सीमाएं दूसरे देशों तक लगती थी, लेकिन जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, अब क्या चुनौतियां हैं? हमारे देश के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, वो बेरोजगारी या सांप्रदायिकता, जो आजकल सबसे गंदी जो राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है। खासकर धार्मिक प्रवृत्तियों को जोड़ा जा रहा है और बड़ी बड़ी पार्टी, खासकर राष्ट्रीय पार्टी हो या वो जो उसकी राजनीति, ये बहुत गंदी राजनीति है और इसको हम लोग को आगे आना होगा, इसको हटाना होगा। और इसके लिए सबसे पहले जनता को ही चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो स्वच्छ छवि का हो, जिसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न रहा हो। जिस तरीके से हम लोग आज़ादी का कहीं न कहीं 75वां वर्ष मना रहे हैं, लगातार चाहे वंशवाद हो पार्टी में, चाहे राजनीतिक पार्टी, किसी भी पार्टी की बात कर लें, और एक तरफ जहां चीन की चुनौती, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम तो जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो उस आज़ादी का बेनिफिट या कह देंगे फ़ायदा जनता को तो नहीं मिला। कुछ परिवारों को मिला, जो कुछ परिवार में अपने परिवार और अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को दिलाए। तमाम संस्थानें देखेंगे आप देश भर में, उसमें आप देखेंगे कांग्रेस के सभी नेताओं के नाम से ही केवल संस्थाओं का मतलब नामकरण किया गया। लगभग क्या देश में आज़ादी में केवल वही लोग थे? बहुत लोग थे। अब कभी कहीं देख लेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम, कहीं कहीं देख लेंगे बाल गंगाधर तिलक का नाम या भगत सिंह का, लेकिन अधिकांश कांग्रेस के एक ही परिवार के सदस्यों का नामकरण से पूरा हर चीज़ किया गया। किस तरीके से देखते हैं आप, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, कैसे देखते हैं? ऐसी बात नहीं है, जैसे अनिल भाई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के केवल नेताओं का ही नाम है। हम लोग सबको लेके चलते हैं। ये कांग्रेस ही पार्टी ऐसी है जो धर्म की राजनीति नहीं करती। आज आप देखेंगे कांग्रेस की कोई भी कहीं प्रोग्राम हो रहा है या हो, उसमें आप आंकड़ा नहीं लगा सकते ये ठाकुर हैं कि ब्राह्मण हैं, ये पंडित। हम लोग सबको लेके चलते हैं, हम लोग सबकी राजनीति करते हैं। कोई एक धर्म विशेष की राजनीति कांग्रेस कभी नहीं की है।
1947 में देश जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पे ही हुआ था। भारत के 3 टुकड़े हुए और उन 3 टुकड़ों में करीब 2 करोड़ लोग विस्थापित हो गए, अर्थात उनका घर द्वार छीन ले गया, उनको ज़मीन जायदाद छीन ले गई। ये जो विभाजन की विभीषिका है उसका वास्तव में हम लोग स्मृति दिवस आज मना रहे हैं। माने 14 अगस्त की रात को जो विभाजन हुआ था ये वास्तव में इतना दुखदाई था, इतना दुखदाई था। इस पावन पर्व पर ढेर सारी हार्दिक बधाई देते हैं और इस विभीषिका को, विभाजन की हम भूल नहीं सकते। इससे देश का और इस राष्ट्र का बड़ा नुकसान हुआ। चुनौती क्या है सर अब? इस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिक संहिता, ये सारे ऐसे विषय हैं। अभी सरकार को इस पर काम करना है जिससे देश मजबूत हो और आगे बढ़े। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग। किस तरीके की चुनौती है सर भारत के सामने? कहीं न कहीं 75वां वर्ष जिस तरीके से मनाया जा रहा है, लगातार चुनौती माना जा रहा है, किस तरीके से? चुनौती है, ठीक है, तो जो 15 अगस्त मनाया जा रहा है, आज जो है टीवी में डिबेट देख रहे थे, जो है सपा वाले कह रहे हैं कि झंडा बेच के पैसा कमा रहे हैं। बताइए, इसे जाती थे? चुनौती क्या सर? चुनौती बहुत है, जो है सारी सब यहाँ फ्री बांट, राशन फ्री, गेहूँ फ्री, सब फ्री कर रहे हैं। क्या मतलब फ्री का है? आदमी पैसा चाहिए, आदमी काम करने के लिए सड़क बनाए, बिजली बनाए, सब कुछ फ्री। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, जिस तरीके से आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव, उसको कैसे देखते हैं? आगे चल के क्या चुनौती है? 75वें वर्ष में भारत अपने आज़ादी का महोत्सव जो मना रहा है वो उसके विकास का प्रतीक है, भारत के विकास का वो प्रतीक है। इसमें कहीं किसी प्रकार की चुनौती अब भारत के सामने दिखाई नहीं दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से कांग्रेस के हाथ से राष्ट्र, भारत का राष्ट्र जब कांग्रेस के हाथ से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आया, तब से अब तक और पूर्व के 40 वर्षों की गति आप पत्रकार हैं, आप स्वतः देख रहे होंगे दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। सफाई का मुद्दा हो, चाहे जो मुद्दा, जिस मुद्दे पे आप बात करें, सारे मुद्दों आपको कहीं न कहीं आपको सफलता स्वतः दिखाई दे रही होगी। सर, जिस तरीके से चुनौती की बात हो रही है देश के सामने, कहीं न कहीं एक तरफ जहां चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, किस तरीके की चुनौती देख रहे हैं आप? चीन को कैसे देखते हैं भारत के सामने से? देखिए, इस समय देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई तो वो चली जबकि देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के देश को आज़ाद कराया, लेकिन आज देश की आज़ादी को बचाने के लिए, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए जो लड़ाई चल रही है, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई से कम नहीं है। चाइना जैसा देश पूरे विश्व में आज जो शंका की निगाह से देखा जा रहा है, उसको कंट्रोल में करना, एक युद्ध का जो है मोर्चा वो, दूसरा पाकिस्तान जैसा हमारा पड़ोसी, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो हमारे देश के विरोधी ताकतें हमको कमज़ोर करके भारत को की उभरती हुई आर्थिक ताकत, भारत की विकास गति को रोकने के लिए कि भारत कहीं भविष्य में विश्व का सिरमौर न बन जाए, उसके लिए जो साजिशें हो रही हैं, उसके लिए भारत को आज सतर्क होकर के बहुत तेज़ी से और फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। चाइना का जो इतिहास रहा है हमेशा से धोखेबाजी का रहा है, दिखाता कहीं और है, वार कहीं और करता है। नेहरू जी उसको समझ नहीं पाए और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता रहा और देश के हमारे कुछ सीमा पर कब्जा हो गया। आज भी चीन बार बार वही प्रयास कर रहा है, लेकिन इस समय वह स्थिति नहीं है। देश का नेतृत्व यह समझ रहा है, उसकी हर चाल को नाकाम करने के लिए उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरेबंदी कर रहा है। ताइवान जैसा देश, ताइवान जैसे एक देश ने चीन को नाको चने चबवा दिए और चीन के साथ अमेरिका और रूस जैसी शक्तियां भी आज उसका जो है इस प्रकार से उसको घेरने में लगी हैं जिससे चीन कहीं अपने मोनोपोली को बढ़ावा न दे सके और भारत उसका जो है गेम चेंजर बन रहा है। ये एक महत्वपूर्ण विषय। कारावास की सजा नहीं हुई किसी को। वीर सावरकर तो कारावास है, उनको कभी सजा ही नहीं हुई, नहीं कभी सजा ही नहीं हुई। वो अंग्रेज के वास्तव में अंग्रेज के चाटुकार थे, वो अंग्रेज के चाटुकार थे। वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस को देश छोड़ना पड़ा। वीर सावरकर तो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे। नहीं, वीर सावरकर तो अंग्रेजों से पेंशन। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जेल हुआ तो उन्होंने माफीनामा लिख दिया था। आपको सजा हुई? क्यों नहीं सजा? नेहरू जी जेल गए। कितने दिन कहाँ गए? कितने दिन? नेहरू जी 2 साल जेल है। ठीक है, आप लोगों से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से जो डिबेट है कहीं न कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, हमें ये बताएं
चुनौती क्या है? जिस तरीके से वंशवाद की राजनीति हो, चाहे भ्रष्टाचार की राजनीति, भ्रष्टाचार लगातार बड़े पैमाने पर हो रहा है, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तमाम कहीं न कहीं चुनौतियाँ, उसको कैसे देखते हैं सर? अटल जी की एक कविता आज याद आ रही है कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, सपने सच होने बाकी हैं, राबी की शपथ न पूरी है। जिनके कंधों पर चढ़कर आज़ादी भारत में आई, वो हैं अब तक खाना बदोश गम की काली बदली छाई। तो आज़ादी का मतलब ये है कि समाज में दबे कुचले वंचित, उनको हम जो है कितनी ऊंचाई तक ले गए। आज 76वां आज़ादी का हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो 76 वर्षों में हमने उनके जीवन स्तर में कितना परिवर्तन किया कि आज वो फ्री का राशन पा करके ही अपने आप को संतुष्ट मान लें, कि वो जो है उनके घर में एक लाइट जल जाए तो उसी को अपना सौभाग्य मान लें, फ्री का एक सिलेंडर उनको मिल जाए तो वही अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख मान लें, उनको एक आवास मिल जाए। यानी कि रोटी कपड़ा मकान के आगे अगर हम समाज के उस तबके को अभी तक नहीं ले जा पाए हैं, तो हमको लगता है कि हमारे स्वतंत्रता दिवस का जो है 75 वर्षों की यात्रा अभी तक अधूरी है। आज जापान जैसा देश, जो कि 1945 में जापान नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, और जापान की बर्बादी 1945 में हुई और भारत की आज़ादी 1947 में आई, और 1945 में बर्बाद हुआ एक देश आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा है। और हम जबकि 1947 में आज़ाद हुए थे तो न हमारे ऊपर कोई कर्ज था, न हम निचले स्तर पर हमारे रुपए की जो कीमत थी $1 के बराबर थी, और सारे संसाधन हमारे पास मौजूद थे। उसके बावजूद आज़ादी के 75 वर्ष बाद आज हम विकासशील देश की श्रेणी में खड़े हैं, और जापान विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है, एक छोटा सा देश, हमारे एक राज्य के बराबर भी नहीं है। क्या कारण रहे? तो उसका मूल कारण हमको जहाँ तक लगता है कि भारत की जनता में एक मैसेज दिया गया कि राजनीति और सत्ता चलाना ये हमारा अधिकार है। अब आप लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ ली, देश आज़ाद हो गया, अब आप बैरक में जाइए, आपका काम पूरा हो गया। लेकिन पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, सत्ता निरंकुश होती है और निरंकुश सत्ता हमेशा भ्रष्टाचार को जन्म देती है। कांग्रेस पर कोई अंकुश नहीं रहा, और उस अंकुश न रहने की वजह से उसने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, और प्रधानमंत्री ने उनके स्वीकार किया कि 85 पैसे भ्रष्टाचार की जद में जा रहा है और 15 पैसे निचले स्तर पर पहुंच रहा है। इतना जानने के बाद भी आज भी भ्रष्टाचार उसी स्तर पर चल रहा है, थोड़ा सा उसका स्वरूप बदला है, लेकिन भ्रष्टाचार, आतंकवाद आज भी हमारे समाज में, गरीबी, बेरोजगारी जो मुद्दे हैं, इनको समाप्त किए बिना हम लोकतंत्र की चुनौतियों को समाप्त नहीं कर सकते। आज़ादी की वर्षगांठ अगर हम मना रहे हैं तो इन चीज़ों का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग सच्चे अर्थों में देश की आज़ादी और देश के आज़ादी के जो क्रांतिवीर रहे हैं, जो शहीद रहे हैं, उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से कहीं न कहीं डिबेट में ये सामने आया कि जो भले ही भारत 1947 में आज़ाद हुआ और हमें ये आप कह सकते हैं जापान जैसा देश जिस पर 1945 में ये कह सकते बम गिराया गया, लेकिन आज भी भारत से कई गुना आगे है, जहाँ पर चाँद पे ट्रेन तक चलाने की बात होती है, लेकिन भारत में लगातार भ्रष्टाचार, ये कह सकते वंशवाद, जो नेता हैं अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं, वही कारण है कि आज तक देश का विकास कहीं न कहीं पीछे जा रहा है। जौनपुर से आर गंगा, राहुल यादव।